नॉर्थ ईस्ट में ज़ारग्रोस पहाड़ियाँ, साउथ ईस्ट में अरेबियन प्लेट्यू, यूफ्रेटीज और टाइग्रस नाम की दो नदियों के बीच में बसी एक ज़मीन जहां आज इराक, ईरान, सीरिया और तुर्की मौजूद है, कभी एक अलग नाम से पुकारी जाती थी। ये ज़मीन जिसे अरब अल जज़ीरा और यूनानी मेसोपोटामिया कहकर बुलाते थे, दुनिया की 6 बड़ी सिविलाइजेशंस में सबसे पहली सिविलाइजेशन मानी जाती है। इसी वजह से इस जगह को क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन और फर्टाइल क्रीसेंट भी कहा जाता था। मेसोपोटामिया हज़ारों सालों से बसी बहुत सारी सिविलाइजेशंस का घर माना जाता था। यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े एम्पायर्स और सिविलाइजेशंस पैदा हुई जिसने पूरी दुनिया को एक नया कल्चर दिया। राइटिंग सिस्टम का इन्वेंशन, कोड ऑफ लॉ का सही इस्तेमाल, दिन में 24 घंटों का होना, ये सब मेसोपोटामिया की वजह से ही मुमकिन हो पाया। 1840 की आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से हमें ये पता चलता है कि इंसान 10,000 BC में मेसोपोटामिया के इलाकों में बसना शुरू हुए। शुरुआती लोग बस शिकार और खाने की चीज़ें ही जमा करते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों को ये पता चल गया था कि मेसोपोटामिया के पास 2 नदियाँ होने की वजह से इसकी ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। जैसे जैसे लोगों ने खेती करना शुरू करी, वैसे वैसे सामान का लेन देन भी शुरू हो गया। ट्रेड की वजह से अर्बनाइजेशन यानी शहरों का बनने का प्रोसेस भी शुरू हुआ। मेसोपोटामिया में बहुत सारे शहरों की तामीर हुई, जिसकी वजह से यहाँ बहुत सारे एम्पायर्स भी बने। मेसोपोटामिया 2 हिस्सों में बटा हुआ था। पहला हिस्सा नदर्न मेसोपोटामिया था, जिसे जजीरा भी कहा जाता था। नॉर्थ मेसोपोटामिया में ईरान, इराक, सीरिया का नॉर्थ पार्ट शामिल था, जबकि बाकी बची ज़मीन सदर्न मेसोपोटामिया में आती थी। मेसोपोटामिया के इतिहास में सारे बड़े एम्पायर्स सदर्न मेसोपोटामिया से ही शुरू हुए थे। इन्हीं एम्पायर्स में सबसे पहला मेसोपोटामियन एम्पायर था सुमेरियन एम्पायर। सुमेरियन लोग टाइग्रस और यूफ्रेटीज रिवर के पास रहने वाले लोग हुआ करते थे। ये लोग अपने सबसे बड़े खुदा एनलील को माना करते थे, जो इनके सारे खुदाओं में सबसे ताकतवर माना जाता था। एक सुमेरियन मिथ के मुताबिक एनलील ने एक दिन पूरी दुनिया के इंसानों को एक बाढ़ से ख़त्म कर दिया। कहा जाता है कि दुनिया के सारे लोग एनलील के नाफरमान हो गए थे। इस फ्लड को द ग्रेट फ्लड भी कहा जाता है, जिस पर मेसोपोटामियंस और क्रिश्चियंस दोनों विश्वास करते थे। 6500 BC में नदियों के पास बसने वाले लोगों ने खाने की पैदावार पर ज़्यादा ध्यान दिया। इस दौर में सुमेरियंस के सबसे पहले शहर की बुनियाद रखी गई, जिसे इरीदू कहा जाने लगा। इस दौर को ओबैद पीरियड कहा जाता है। अब ज़मीनों से अनाज की पैदावार अच्छी हो रही थी, जिसका मतलब ये था कि किसानों के अलावा अब सुमेर लोगों को कुछ और वर्कर्स की भी ज़रूरत थी, जैसे वीवर्स, ट्रेडर्स वगैरह। धीरे धीरे काम बढ़ना शुरू हुए। हर किसी को उसका काम बताने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ती और इन्हीं लोगों को आगे चलकर इरीदू में गवर्नमेंट की बुनियाद रखनी पड़ी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, नए शहरों की तामीर हो रही थी। हर शहर अपने खुदाओं, मंदिरों और रुतबे से जाना जाता था। इन्हीं शहरों में से एक शहर जिसका नाम पूरे सदर्न मेसोपोटामिया में जाना जाने लगा, वो शहर उरूक का शहर था। उरूक उस वक्त का एक ऐसा शहर बन गया था जिसने कम अरसे में ही अपनी जगह पूरे सदर्न मेसोपोटामिया में बना ली थी। इस शहर में बड़े बड़े घर, ऊंचे ऊंचे मंदिर होते और उन मंदिरों के पास बहुत सारी दुकानें होती जो बाहर से आने वाले लोगों को उनका सामान खरीदने पर मजबूर कर देती थी। उस दौर में शहरों के राजा नहीं हुआ करते थे, बल्कि मंदिरों के प्रीस्ट ही सबसे बड़े माने जाते थे। उनका सोशल स्टेटस इसलिए भी बड़ा होता था क्योंकि वो खुदाओं के सबसे करीब माने जाते थे।
उरूक में 2 बड़े मंदिर थे, जिनमें से एक इनाना डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता था और एक अनु डिस्ट्रिक्ट में। 3500 BC तक उरूक अपने आसपास के बाकी शहरों से काफ़ी बड़ा हो गया था। उनकी बड़ी बड़ी इमारतें और उनका प्रोडक्शन प्रोसेस उन्हें बाकी शहरों से काफ़ी बड़ा और ताकतवर बना रहा था। लेकिन धीरे धीरे उरूक ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो अपने शहरों को बड़ा बनाना चाह रहे थे, जिसका अंजाम उनके लिए बहुत बुरा हुआ। उरूक पीरियड, जो तकरीबन 3500 BC में शुरू हुआ था, पता नहीं कैसे इतिहास के उन पन्नों से मिट गया। 2900 BC में बहुत सारी उरूक कॉलोनीज मेसोपोटामिया के नक्शे से मिट गईं। उरूक ने अपनी ताकत खो दी थी, जो उन्हें बाकी शहरों से मिली थी, लेकिन वो अभी भी एक छोटे शहर की तरह जिंदा थे। उरूक की तबाही के बहुत सालों बाद बहुत सारे नए शहर बन गए थे। सुमेरियन एम्पायर कोई एक बड़ा हिस्सा नहीं था, बल्कि छोटे छोटे सिटी स्टेट का एक ग्रुप माना जाता था। इन सिटी स्टेट्स में लगाश, ऊर, निपुर, उम्मा, इरेदू, लारसा और उरूक शामिल थे। 2900 से सदर्न मेसोपोटामिया में डायनेस्टिक पीरियड की शुरुआत हुई, जिसमें सुमेर की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगी। बहुत सारे लोग या तो खेती करने की वजह से या रहने की वजह से इन शहरों में आकर रहा करते थे। इस पीरियड में प्रीस्ट की पावर राजाओं की तरफ शिफ्ट कर दी गई। हर एक सिटी स्टेट अपनी ज़मीनों को बढ़ाने की कोशिश करता, जिसकी वजह से बहुत सारे शहरों में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होने लगी। इन शहरों के राजाओं का सिर्फ मिलिट्री पर कंट्रोल हुआ करता था और इनका बस एक ही मोटिव होता था, टेरिटोरियल एक्सपेंशन। इन राजाओं को ल्यूगल्स कहा जाता था, जिसका मतलब होता बड़ा या ताकतवर आदमी। गिलगमेश, जो कि उरूक का पहला राजा माना जाता था, उसने 2800 से 2500 BC तक राज किया। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये राजा बस एक फर्जी राजा था। इतिहास में ऐसा कोई राजा नहीं था। 2500 से 2350 के बीच सुमेरियन रीजन में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले। लगाश का राजा, जिसका नाम निंगुरसु था, अपने साथ ही के पड़ोसी उम्मा के साथ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हो गया। जहां लगाश ट्रेडिंग में उम्मा से आगे था, वहीं उम्मा एग्रीकल्चर के लिहाज से लगाश से बेहतर था। उम्मा के राजा का नाम शारू था, जो ये चाहता था कि उनका कब्जा लगाश के पास ही की एक जगह ग्योडेना पर हो, लेकिन लगाश भी उम्मा को उस जगह को हथियाने से रोक रहा था। मेसोपोटामिया की हिस्ट्री में ये तो नहीं लिखा कि इस जंग में किसकी जीत हुई थी, लेकिन इतना ज़रूर बताया जाता है कि हिस्ट्री में लगाश को विक्टोरियस माना जाता था। अगर इस फैक्ट को ध्यान में रखा जाए तो ये पता चलता है कि जीत ज़रूर लगाश की ही हुई होगी। ल्यूगल्स की आपस की इस झड़प में टेम्पल्स की पावर अब कम हो गई थी। हालांकि राजाओं ने टेम्पल को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश की, क्योंकि उनका सारा कारोबार टेम्पल्स के ही इर्द गिर्द होता था। जो भी लोग इन टेम्पल्स में अपने खुदाओं को पूजने आया करते थे, आसपास की दुकानों से खरीदारी किया करते थे, जिससे शहर की प्रॉस्पेरिटी बढ़ती थी। इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट होने के बावजूद भी ल्यूगल्स को वो रुतबा नहीं मिल पा रहा था जो प्रीस्ट के पास था। प्रीस्ट अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी तो खो बैठे थे, लेकिन वो इकोनॉमिकली अभी भी किंग से ज़्यादा ताकतवर थे। उनके पास ज़्यादा पैसा होने की सिर्फ एक वजह थी, उनके खुदा। हर एक सिटी स्टेट का एक बड़ा खुदा और बहुत से छोटे छोटे खुदा हुआ करते थे। जैसे ऊर का देवता था नाना, निपुर का देवता था एनलील और उरूक की देवी थी इनाना। अगर बात करें निपुर की, तो निपुर वो शहर था जो सुमेरियन एम्पायर को नॉर्थ के एक्डियन एम्पायर से जोड़ता था।
निपुर का देवता एनलील न सिर्फ सुमेरियंस की नज़र में सबसे बड़ा देवता था, बल्कि एक्केडियन भी उसे अपना सबसे बड़ा देवता मानते थे। सुमेरियन एम्पायर अब एरिया और डेवलपमेंट के लिहाज से तो बहुत बड़ा हो गया था, लेकिन अभी भी वो सिर्फ कुछ सिटी स्टेट और उनके राजाओं की लड़ाइयों के बीच फंसा हुआ था। उनके साथ ही की इजिप्ट सिविलाइजेशन जहां एक राजा से चल रही थी, वहीं सुमेरियन वासी आपस में ही लड़े जा रहे थे। तकरीबन 1 सेंचुरी से उम्मा अपने पड़ोसी शहर लगाश से शिकस्त खा रहा था। उम्मा का नया राजा चुना गया, जिसका नाम ल्यूगल जगैसी रखा गया था। ल्यूगल जगैसी ना सिर्फ लगाश पर अपनी जीत हासिल करना चाहता था, बल्कि पूरे सुमेरियन एम्पायर को अपने कब्जे में करना चाहता था। ल्यूगल जगैसी ने सबसे पहले लगाश के ऊपर अपनी जीत पा ली। लगाश को हराने से पहले ल्यूगल जगैसी ने ऊर और उरुक को अपने कब्जे में कर लिया था, जिसके बाद उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया और साथ ही उसके पास एक अच्छी मिलिट्री फोर्स भी आ गई थी। 2350 बीसी में ल्यूगल जगैसी ने उरुक को अपना कैपिटल बना लिया। सुमेरियन एम्पायर के इतिहास में ल्यूगल जगैसी ही वो पहला राजा था जिसने सुमेरियन सिटी स्टेट को एक करना चाहा, लेकिन उसका ये ख्वाब अधूरा रह गया। ल्यूगल जगैसी को अंदाज़ा भी न था कि उनके नॉर्थ में बसी एक सिविलाइजेशन उन पर हमला कर देगी। नॉर्थ से एक बड़ी आंधी ल्यूगल जगैसी को तबाह करने आ रही थी और इस आंधी का सरदार था सारगोन। हर एक सिटी स्टेट का एक बड़ा खुदा और बहुत से छोटे छोटे खुदा हुआ करते थे। 2350 बीसी में ल्यूगल जगैसी ने उरुक को अपना कैपिटल बना लिया। सुमेरियन एम्पायर के इतिहास में ल्यूगल जगैसी ही वो पहला राजा था जिसने सुमेरियन सिटी स्टेट को एक करना चाहा। ल्यूगल जगैसी को अंदाजा भी न था कि उनके नॉर्थ में बसी एक सिविलाइजेशन उन पर हमला कर देगी। नॉर्थ से एक बड़ी आंधी ल्यूगल जगैसी को तबाह करने आ रही थी और इस आंधी का सरदार था सारगोन। 2350 बीसी किश नामी शहर के पास बसी यूफ्रेटीज नदी अपने तेज बहाव के साथ एक बच्चे को लेकर आ रही थी। नदी के साथ ही के बाग में काम कर रहे एक माली की नज़र जब उस बच्चे पर पड़ती है तो वो दौड़कर उस बच्चे को नदी से बाहर निकाल लाता है। वो बच्चा टोकरी में बिल्कुल सही सलामत था। उस माली का नाम अक्की था, जो किश के राजा उर जबाबा के यहाँ एक आम सा माली हुआ करता था। अक्की ने उस बच्चे की तरफ गौर से देखा और उस बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। वो जानता था कि ये बच्चा खुदाओं की तरफ से भेजा हुआ एक तोहफा है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये तोहफा इतिहास का एक अहम हिस्सा बन जाएगा। वो बच्चा उस जमीन से आया था जिस जमीन की देवी इनाना थी, और अक्की ये बात जानता था कि इनाना की तरफ से भेजा गया ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। वो उसके करीब गया और उसके कान में कुछ कहने लगा। ये लफ्ज़ सारगोन ही था, जो मेसोपोटामिया के इतिहास के सबसे पहले और सबसे बड़े एम्पायर के आने की गवाही दे रहा था। अक्की ने सारगोन की परवरिश अपनी सगी औलाद से भी बढ़कर की। सारगोन जब अपनी जवानी को पहुंचा तो अक्की ने उर जबाबा से कहकर उसे भी अपने साथ एक माली बना दिया। सारगोन का काम इरिगेशन कैनाल की सफाई करना होता, जो वो बहुत ही मेहनत से किया करता था। अक्की दिन के वक्त सारगोन को छुप छुप कर देखा करता था। वो जब देखता कि उरूक की देवी इनाना उसे अपने बच्चों की तरह प्यार कर रही है तो वो अपने होशो हवास खो बैठता।
उसे इस बात का अंदाज़ा उसी दिन हो गया था जब उसने सारगोन को नदी से बाहर निकाला था। सारगोन की पैदाइश इसलिए नहीं हुई थी कि वो बस खेतों की सफाई ही करता रहे। वो देखते ही देखते उर ज़बाबा का कप बियरर बन गया था। दरअसल उर ज़बाबा को एक ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जिस पर वो भरोसा कर सके, और सारगोन उसकी सारी शर्तों पर पूरा उतर रहा था। एक रात उर ज़बाबा को एक ख्वाब आया जिसमें उरूक की देवी इनाना उसे खून की नदी में डुबा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ वो देखता है कि सारगोन इनाना के साथ बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ होता है। इस ख्वाब के टूटने के बाद उर ज़बाबा इतना तो जान गया था कि सारगोन कोई आम इंसान नहीं बल्कि इनाना का ख़ास है, और उर ज़बाबा के ख्वाब का बस एक ही मतलब था, उसका राजगद्दी से हटाया जाना। वो इस बात से इतना डर गया कि उसने सारगोन को मरवाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन सारगोन इन सारी कोशिशों के बावजूद बच गया। बिलाखिर उर ज़बाबा सारगोन को मारने में नाकाम रहा, इसलिए उसने फैसला किया कि वो सारगोन को अपने बड़े राजा ल्यूगल ज़गैसी के पास भेज देगा, जो आगे जाकर सारगोन को मरवा देगा। लेकिन उस बेवकूफ़ को क्या पता था कि जिस इंसान को वो निकाल रहा है बिलाखिर वही किश का अगला राजा बनने वाला है। और हुआ भी ऐसा ही। उर ज़बाबा की मौत इनाना के दिए गए श्राप की वजह से हो गई, और उसकी जगह किश का नया राजा सारगोन को चुन लिया गया। 2350 बीसी में ल्यूगल ज़गैसी एक ऐसे मकाम पर था जहां से उसे हराना किसी इंसान के बस की बात न थी। उसने अपना कैपिटल उरूक को बनाया और बाकी सारी सिटीज़ में अपने गवर्नर रखे जिनको एनसी कहा जाता था। उर ज़बाबा भी उसका एक एनसी था, लेकिन जब ल्यूगल ज़गैसी को ये पता चला कि उसके एक शहर में बगावत हुई है और कोई दूसरा राजा चुन लिया गया है तो वो परेशान हो गया। और ये परेशानी जायज़ भी थी, क्योंकि जिस इंसान से उसका मुकाबला होने जा रहा था वो कोई आम इंसान नहीं था। खुदाओं ने खुद उसे चुना था सदन मेसोपोटामिया पर राज करने के लिए। सारगोन ने अपनी जीत की शुरुआत 34 जंगों से की, जिनमें उसने ऊर, लगाश, उम्मा और बहुत सारे शहरों को हरा दिया। ये जर्रा जो उरूक के मंदिर से कीश की ज़मीनों तक पहुंचा था, अब एक तूफान की शक्ल ले चुका था। सारगोन अब उस ज़मीन पर आ गया था जहां से कभी वो बहाया गया था। तकरीबन 50 एनसीस को हराने के बाद उसकी जंग राजाओं के राजा ल्यूगल ज़गैसी के साथ हुई। ये वही ल्यूगल ज़गैसी था जिसके पास उर ज़बाबा सारगोन को भेजना चाहता था ताकि ल्यूगल ज़गैसी उसे मार दे। आज भी वही दिन था जब ल्यूगल ज़गैसी और सारगोन आमने सामने थे, लेकिन फैसला वो नहीं हुआ जो उर ज़बाबा ने सोचा था। सारगोन की तलवार के नीचे ल्यूगल ज़गैसी का सर था, और इसी के साथ सारगोन पूरे सुमेरियन रीजन का राजा बन गया। उसने साउथ के पूरे रीजन पर अपना कब्जा कर लिया था, और अब वो ल्यूगल ज़गैसी को नदर्न पार्ट में लेकर गया। वो मेसोपोटामिया के सबसे बड़े खुदा एनलील के मंदिर में ल्यूगल ज़गैसी को लेकर गया और वहीं एनलील के सामने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। ये एक ऐलान था सारगोन के नए बनाए गए एम्पायर का, जिसमें न सिर्फ अक्कड बल्कि सुमेरियन सिटी स्टेट्स भी शामिल थे। सारगोन ने अपने बाप की याद में एक सिटी बनवाई जिसका नाम उसने अपने बाप के नाम पर रखा, और तब से सब लोग उसे सारगोन ऑफ अक्कद कहने लगे। नए एक्डियन एम्पायर के ईस्ट में एलाम का नेशन बसा हुआ था, जो पर्शियन गल्फ का सबसे ताकतवर एम्पायर भी था, और बसा हुआ था इसका कैपिटल स्यूसा, जहां से मेसोपोटामियंस ट्रेड किया करते थे। एक्डियन एम्पायर के नॉर्थ वेस्ट में एक और बड़ा नेशन शामिल था जिसको मारी कहा जाता था।
साउथ में अरेबियन सी और वेस्ट में सीरिया का रेगिस्तान था जहां कुछ कबीले बसा करते थे। नॉर्थ वेस्ट के मारी की अपने साथ ही के शहर एबला के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, जिसकी वजह से सारगोन अपना एक्सपेंशन नॉर्थ में नहीं कर सका। सारगोन ने अब अपनी चढ़ाई स्यूसा की तरफ की और वो कुछ हद तक इस मकसद में कामयाब भी हो गया। अब एकेडियन एम्पायर में एलाम का कुछ हिस्सा भी शामिल हो गया था, जो एकेडियंस को पर्शियन गल्फ से जोड़ता और उनके कारोबार को मजबूत बनाता। सारगोन अपने इस तवील एम्पायर को जोड़े रखना चाहता था। उसके पास 3 ताकतें थीं: पॉलिटिकल पावर, इमोशनल पावर और इकोनॉमिकल पावर। सारगोन एक प्रीस्ट का बेटा था, जिसकी वजह से वो ये बात जानता था कि सिर्फ मंदिरों के प्रीस्ट ही हैं जिनके पास लोगों को बांधे रखने की ताकत है। इसलिए उसने पूरे मेसोपोटामिया में ये बात कहलवा दी कि खुदाओं ने खुद सारगोन को उन पर राज करने के लिए भेजा है। और फिर लोग उसकी उस ज़िंदगी से तो वाकिफ़ थे ही जिस ज़िंदगी को वो उर-ज़बाबा के यहाँ जी कर आया था। उसने अपनी बेटी इन्हें दिवाना को ऊर के बड़े मंदिर की प्रीस्टेस बना दिया, जहाँ से वो दिन भर खुदाओं की पूजा करती रहती। सारगोन जानता था कि उर एक बड़ा और अमीर शहर है, जिसकी वजह से वहाँ ट्रेड भी बहुत ज़्यादा होता है। उसने अपनी बेटी को वहाँ रखा ही इसलिए था ताकि वो अपनी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी को कायम रख सके। यही नहीं, सारगोन ने हर एक सिटी स्टेट में एकड के ही गवर्नर रखे थे ताकि कोई भी पुराना सुमेरवासी बदले की आग में उनसे बदला ना ले सके। इन सारी चालों के बावजूद सारगोन ने मेसोपोटामिया को एक ऐसा एम्पायर बना कर दिया जिससे उनका इतिहास आज भी सबके जहनों में नक्श है। 2280 बीसी में 56 साल राज करने के बाद अब वो वक्त आ गया था कि जब सारगोन को मेसोपोटामिया छोड़कर अपनी माँ इनाना के पास वापस जाना था। इनाना सारगोन के पास वापस आई और उसको अपने साथ अपनी दुनिया में ले गई। इनाना ने उस बच्चे को जो कल तक यूफ्रेटीज नदी में भटक रहा था, आज एक बड़े एम्पायर का राजा बना दिया था। वो जर्रा जो तूफान बनकर उभरा रेत में समा चुका था। सारगोन की मौत के बाद उसका बेटा रीमुश एकेडियन का नया राजा बना। रीमुश का दौर वो दौर था जब एकेडियन एम्पायर अपनी बुलंदियों पर पहुंचा, लेकिन कुछ सदियों बाद ही हालात बदलने लगे। नई ज़मीनें आबाद होने लगी थीं और इन ज़मीनों पर कुछ नए खाना बदोशों ने कदम जमा लिए थे। इतिहास के एक और बड़े एम्पायर की बुनियाद रखी जाने वाली थी। उस ज़मीन को केनन के नाम से जाना जाता था, जहां इतिहास का वो राजा जन्म ले चुका था जो मेसोपोटामिया को उसकी खोई हुई ताकत लौटा सकता था। सीरिया के रेगिस्तान के वेस्ट में बसी इस जगह में बस रेत ही रेत थी। यहाँ बहुत सारे कबीले बसे हुए थे, जिनमें से एक कबीला एमोराइट्स का था। सादा सी जिंदगी गुजारने वाले इन लोगों ने कभी न सोचा था कि एक दिन पूरा एम्पायर इनके कब्जे में होगा। लेकिन ऐसा क्यों था कि इतिहास इन्हें एक हीरो की तरह नहीं बल्कि एक दुश्मन की तरह याद रखता है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। सारगोन और उसकी औलादें मेसोपोटामिया के एक बड़े एम्पायर पर राज करके मिट्टी में समा चुकी थीं। अगर आपने मेसोपोटामिया का एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बहरहाल मेसोपोटामिया अब उस दौर में कदम रख चुका था जहाँ कोई भी बड़ा रूलर उन पर राज नहीं कर रहा था। सारगोन की औलादों के बाद ऊर शहर में एक नई डायनेस्टी आ गई थी जिसे ऊर थर्ड डायनेस्टी कहा जाता था। ये डायनेस्टी उस वक्त सबसे ताकतवर थी, लेकिन इसकी ताकत सिर्फ ऊर तक ही मौजूद थी। एलामाइट्स ने दोबारा अपना कब्जा अपनी पुरानी ज़मीनों पर कर लिया था।
और बहुत सारे नए शहर भी बन चुके थे। लेकिन इन सब से कई दूर वेस्ट के केनन में एक कबीला धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। इस कबीले को एमोराइट्स कहा जाता था और ये सीरिया के रेगिस्तानों में रहा करते थे। इनका सरदार, जिसका नाम सिन मुबल्लिद था, अपने एक्सपेंशन को ईस्ट में बढ़ाना चाहता था। मुबल्लिद का कबीला अपने उस खुदा की पूजा किया करता था जिसका नाम अमुरू था। ये उनके सारे खुदाओं में सबसे बड़ा खुदा माना जाता था। अमुरू को लॉर्ड ऑफ द माउंटेन्स कहा जाता था। इसकी एक बीवी भी थी जिसका नाम बेलू सादी था और उसे लेडी ऑफ द डेजर्ट कहा जाता था। यही वजह थी कि सारगोन के ज़माने में एकडियन वासी इन्हें अमुरू कहते थे, जो आगे जाके एमोराइट्स बने। ये लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जो भी ज़मीनें उन्हें उनके देवताओं ने दी हैं वो इन पर हमेशा राज करते रहेंगे। लेकिन मुबल्लिद ऐसा नहीं सोचता था। वो जानता था कि अगर एमोराइट्स को इस ज़मीन पर जिंदा रहना है तो उन्हें रेगिस्तानों से निकलकर बड़े बड़े शहरों की तरफ जाना होगा। वो बस एक सही मौके का इंतज़ार कर रहा था। 1750 बीसी में मेसोपोटामिया में बसी उर की थर्ड डायनेस्टी ने अपने एम्पायर के बचाव के लिए चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बनवा दी। वो ये सोच रहे थे कि उनकी दीवारों को कोई पार नहीं कर सकेगा, लेकिन उनका ये अंदाज़ा गलत साबित हुआ। उनकी दीवारों को बनने में बहुत वक्त लग रहा था, जिसका फ़ायदा मुबल्लिद ने उठा लिया। एमोराइट्स अपने कुछ लोगों के साथ की शहर के पास वाली दीवारों को पार करके एम्पायर के अंदर आ गए। वो बेबीलोन नामी एक सिटी में रहने लगे जो सारगोन ने अपने वक्त में बनवाई थी। ये लोग सुमेरियंस के साथ रहने लगे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आगे जाके एमोराइट्स ही वो लोग होंगे जो इस पर राज करेंगे। सिन मुबल्लिद ने धीरे धीरे करके बेबीलोन और आसपास की सिटीज़ पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। इनकी दोस्ती पास ही के बसे मारी और एबला से हो गई थी, जो इनके बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। ऊर डायनेस्टी अब कमज़ोर होने लगी थी। उनकी बनाई गई दीवारें इतनी ताकतवर न थीं कि दुश्मन के हमलों को रोक सकें। उनके पुराने दुश्मन एलाम ने उन पर चढ़ाई कर दी और दीवारों को तोड़ते हुए उनमें से रास्ते बना लिए। एक तरफ एमोराइट्स नॉर्थ की तरफ से अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे तो दूसरी तरफ ईस्ट के एलाम उन पर हमला कर रहे थे। और आखिरकार वो दिन आ गया जब सिन मुबल्लिद का देखा हुआ वो ख्वाब पूरा हो गया। 1812 बीसी में सिन मुबल्लिद बेबीलोन का राजा बन गया। वो जब उस रेतीले रेगिस्तान में खड़ा हुआ एक बड़े एम्पायर का ख्वाब देख रहा था, तब वो जानता था कि एक दिन ये ख्वाब ज़रूर पूरा होगा, और हुआ भी ऐसा ही। ध्यान देने वाली बात तो ये है कि एमोराइट्स के सारे वासी मेसोपोटामिया आना नहीं चाहते थे। ऊर वासियों के सपोर्ट की वजह से सिन मुबल्लिद ने अपना ख्वाब पूरा कर लिया था। एलामाइट्स ने भी ऊर की थर्ड डायनेस्टी को इतिहास के पन्नों से ख़त्म कर दिया था, और इस तरह शुरुआत हुई एक नए एम्पायर की, जिसे बेबीलोन एम्पायर के नाम से जाना जाता है। बेबीलोन एम्पायर की बुनियाद रखी जा चुकी थी, लेकिन उनके लिए ये इतना आसान भी न था। एमोराइट्स के पुराने दुश्मन उनकी बसाई गई ज़मीनों पर आने वाले थे। ये दुश्मनी बहुत पहले की थी, जब एमोराइट्स और ज्यूज़ एक साथ केनन के रेगिस्तानों में रहा करते थे। ज्यूज़ हमेशा से ही एमोराइट्स को अपना दुश्मन मानते थे। उनकी मुक़द्दस किताबें भी इसकी गवाही देती थीं कि कैसे उनसे पहले आने वाले लोगों पर एमोराइट्स ने हमले किए। बस ज्यूज़ के दिल में बदले की आग तो थी ही, और साथ ही मेसोपोटामिया में ट्रेड के बहाने से आने वाले इन ज्यूज़ का बस एक ही मकसद था, एमोराइट्स की बर्बादी। अब वो दौर आ गया था जब ज्यूज़ धीरे धीरे करके बेबीलोन के आसपास के इलाकों में बसना शुरू हो गए थे। बेबीलोन के राजा सिन मुबल्लिद का एक बेटा हुआ जिसका नाम अमूरापी था। अमूरापी को सुमेरियंस और एकडियंस हमूराबी के नाम से जानते थे। हमूराबी जब बड़ा हो गया तो उसने अपने बाप सिन मुबल्लिद को राज तख्त से हटा दिया और ख़ुद बेबीलोन का नया राजा बन गया।
हम्मुराबी का दौर मेसोपोटामिया का वो दौर था जब बेबीलोन एम्पायर अपनी बुलंदियों पर पहुंचा। हम्मुराबी का बचपन सुमेरियन सिटी स्टेट में ही हुआ था, इसलिए वो हमेशा से ही सुमेरियन खुदाओं की पूजा किया करता था। उसने सुमेरियन खुदाओं के बारे में लेजेंड्स लिखवाना शुरू कर दिए थे और बेबीलोन सिटी को एक मजबूत कैपिटल बना लिया था। हम्मुराबी ने अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए पास ही के एम्पायर मारी के साथ बहुत सारी जंगें की। हालांकि शुरुआती दिनों में मारी का राजा हम्मुराबी का दोस्त हुआ करता था, लेकिन उसके मरने के बाद उसके बेटे ने हम्मुराबी से दुश्मनी मोल ले ली, जिसका अंजाम ये हुआ कि 1761 BC में हम्मुराबी ने मारी को हराकर उस पर कब्जा कर लिया। हम्मुराबी अपने दौर में न सिर्फ बेबीलोनियन एम्पायर को पॉलिटिकली मजबूत बना रहा था, बल्कि उसके डेवलपमेंट में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हम्मुराबी ने इतिहास में पहली बार अपने रिटन कोड ऑफ लॉ निकाले, जो आज से पहले मेसोपोटामिया में कहीं नहीं बने थे। ये लॉज आज तक र्यून्स की शक्ल में मौजूद हैं। हम्मुराबी ने पूरे मेसोपोटामिया को एक एम्पायर के नीचे ला खड़ा कर दिया था। हालांकि अगर बात की जाए ज्यूस स्क्रिप्चर्स की और उनकी मुकद्दस किताब बाइबल की, तो उसके हिसाब से बेबीलोन एक शापित सिटी मानी जाती है। ऐसा क्यों था इसका तो पता नहीं, लेकिन ज्यूस के दिलों में पनप रही दुश्मनी एक नया मोड़ लेने वाली थी। वो धीरे धीरे करके बेबीलोन में अपना मजहब फैला रहे थे, जिसका अंजाम कुछ अच्छा होने वाला नहीं था। नए दुश्मन हम्मुराबी के इस बड़े एम्पायर के ऊपर नज़र लगाए बैठे थे। इतिहास फिर बदलने जा रहा था। हम्मुराबी वो ज़मीन जहां मंदिर की तामीर होने वाली थी, उसी ज़मीन पर अपने कदमों को बढ़ाता हुआ एक आदमी लोगों के बीच मौजूद था। रात के अंधेरे में उसको देखने वाला कोई न था। वो लोगों के बीच कुछ इस तरह चल रहा था मानो वो उनमें से ही हो। लेकिन किसे पता था कि 1900 BC में आशूर की ज़मीनों पर चलने वाला ये इंसान उनका राजा इरीशम है। मेसोपोटामिया के इस आखिरी एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे आशूर के लोगों ने हम्मुराबी के बसे हुए एम्पायर को तबाह कर दिया और कायम किया असीरियन एम्पायर। वैसे तो आशूर का शहर 3000 BC से बसा हुआ था, लेकिन तब यहाँ ना तो कोई एम्पायर था और ना ही कोई राजा। बस कुछ कबीले होते जो अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारा करते थे। लेकिन 1900 BC तक आते आते आशूर ने अपने अंदर छुपी हुई खूबियों को पहचान लिया था। उनके पहले राजा का नाम ट्यूडिया था, जो एक गरीब शहर पर राज करता था। यही वजह थी कि उसे किंग ऑफ द टेंट कहा जाता था। यहाँ पर रहने वाले लोग सेमिटिक होते, यानी वही लोग जिनकी औलादों ने सुमेरियन, एक्डियन और बेबीलोनियन एम्पायर बनाए। ये एक्डियन भाषा बोला करते थे और शुरुआती दिनों में एक आम सी जिंदगी जिया करते थे। आशूर या असीरियन एम्पायर की हिस्ट्री 3 हिस्सों में बटी हुई है। इन तीनों हिस्सों को द ओल्ड किंगडम, द मिडिल एम्पायर और नियो असीरियन एम्पायर कहा जाता है। अगर बात करें 1900 BC की, तो यही वो साल था जब पहली बार आशूर इतिहास के पन्नों में आना शुरू हुए। ये वही दौर था जब आशूर के राजा इरीशम I ने आशूर का पहला मंदिर बनवाया। जो चीज़ आशूर वासियों की मदद कर रही थी वो कारुम कनेश नाम का एक पोर्ट था। ये वही पोर्ट था जिससे आशूर वासी कनेश जाया करते थे, अपनी चीज़ों को वहाँ बेचा करते थे और जब उनका कारोबार वहाँ फैल जाता तो वापस आशूर आ जाया करते थे।
कनेश पोर्ट की वजह से आने वाली वेल्थ उनके लिए सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी का बाइस बनी। आशूरवासी अब इतने ताकतवर होते जा रहे थे कि इनके आसपास के बड़े एम्पायर जिनमें हरियंस और हिटिटीज आते थे उनसे उलझा नहीं करते थे। सिर्फ कनेश ही नहीं, ये लोग अनातोलिया, जो आज टर्की के नाम से जाना जाता है, उनसे भी ट्रेड किया करते थे। असीरियन वासियों के लिए ये वो वक्त था जब वो अपने ख्वाब की ओर तेज़ी से बढ़ रहे थे और उनका बस एक ही ख्वाब था, एक बड़ा एम्पायर। BC हम्मुराबी 18 साल की उम्र में बेबीलोनियन एम्पायर का राजा बन गया था, लेकिन ये दौर उसके लिए इतना आसान भी ना था। हम्मुराबी का राज सिर्फ एक्केडियन स्टेट पर ही था, जबकि पूरा सुमेरियन रीजन रिमसिन नाम का एक राजा संभाला करता था, जो खुद एक एमोराइट था। रिमसिन ने अपना कैपिटल लारसा को बनाया, जो उस वक्त का सबसे ज़्यादा अमीर शहर बन चुका था। सुमेरियंस के वेस्ट में एलाम अब एक बड़ी मुसीबत बन गया था। वो धीरे धीरे करके इतना बड़ा हो चुका था कि अब उससे लड़ पाना हर किसी के बस की बात न थी। बेबीलोन के ईस्ट में एक और स्टेट मौजूद था जिसको एशनाना के नाम से जाना जाता था। ये स्टेट इतने बुरे माहौल में अकेला था, लेकिन इसके पास भी कुछ कम ताकत न थी। वहीं मारी पर अब असीरियन राजा शमशी अदद राज कर रहा था, जो देखते ही देखते कबीलों से निकलकर एक बड़ा एम्पायर बना चुका था। लेकिन इनमें से कोई भी न था जिसे अपनी सरहदें न बढ़ानी। और जब बात आती सरहदों को बढ़ाने की, तो एशनाना ही वो शहर था जिसकी ख्वाहिश सबको और ख़ास करके एलाम को थी। हुआ ये कि शमशी अदद की मौत के बाद मारी पर 2 राजाओं की हुक्मरानी थी। एक का नाम जिमरी लिम था और एक था शमशी अदद का बेटा यशमा अदद। एशनाना को हराने के लिए जिमरी लिम और एलाम के राजा मिल गए और एक बड़ी जंग के बाद 1766 BC में एशनाना एलामाइट्स के कब्जे में आ गया। एशनाना का स्टेट अब स्यूसा के राजा सुकल के हाथों में था। एलाम हालांकि कल तक मारी के साथ था, लेकिन अब मारी, बेबीलोन और लारसा समझ गए थे कि एलाम उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। जहां ये तीनों एलाम को हराने का सोच रहे थे, वहीं एलाम ने खुद इन तीनों पर चढ़ाई कर दी। 1756 BC में एलाम ने अपने कुछ ट्रूप्स मारी की तरफ भेजे। वहीं मेसोपोटामिया में भी एलाम ने कुछ सिपाहियों को ज़ैग्रोस पहाड़ियों की तरफ से भेजा ताकि वो इस जंग में मारी का साथ ना दे सके। लेकिन हुआ कुछ और। हम्मुराबी इस बात को पहले ही भांप चुका था, इसलिए उसने बहुत सारे सिटी स्टेट को मिलाकर एक अलायंस तैयार किया जिसमें मारी भी उनके साथ था। हम्मुराबी चाहता था कि रिमसिन भी लारसा से अपना सपोर्ट भेजे, लेकिन रिमसिन ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। बहरहाल हम्मुराबी एलामाइट्स को हराने में तो कामयाब हुआ और उन्हें उनकी सरहदों पे वापस लौटा दिया, लेकिन हम्मुराबी अपने उस दुश्मन से बदला लेना चाहता था जो उसकी सरहदों को बढ़ने नहीं दे रहा था। अब हम्मुराबी जानता था कि उसका पहला शिकार रिमसिन है। उसने मारी के जिमरीलिन के साथ लारसा पर चढ़ाई कर दी और देखते ही देखते 1763 BC में हम्मुराबी ने लारसा पर अपनी जीत का झंडा लहरा दिया। रिमसिन की मौत के साथ ही सुमेरियन और एक्केडियन सिटी स्टेट का दौर ख़त्म हुआ, यानी अब पूरे मेसोपोटामिया में बस एक ही राजा था और बाकी सब शहरों में अब कोई राजा नहीं था। हम्मुराबी ने अपने एम्पायर को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया जो ना तो सारगोन पहुंचा सका और ना ही कोई और। 1750 BC में हुई हम्मुराबी की मौत के बाद बेबीलोन एम्पायर बिखर गया था। असीरियंस को जो सपोर्ट हम्मुराबी से मिल रहा था वो अब ख़त्म हो चुका था। असीरिया अपने कैपिटल आशूर के आसपास के इलाकों को जीतना चाह रहा था, लेकिन ये मुमकिन न हो सका। आशूर वासियों में सिविल वॉर की शुरुआत हो चुकी थी।
बहुत सालों बाद अदासी नाम के एक राजा ने 1726 में इस सिविल जंग को रोका और एम्पायर को जोड़ने की कोशिश की। अनातोलिया में बसा मितानी एम्पायर अब धीरे धीरे करके मेसोपोटामिया तक पहुंच गया था। उस वक्त आशूरवासी मितानियों के कंट्रोल में थे। कुछ सालों बाद नॉर्थ वेस्ट के हिटिटीज ने मेसोपोटामिया पर अपना राज कायम कर लिया। इस बीच असीरिया का एक राजा पैदा हुआ जिसने असीरियंस को एक नए एम्पायर का रास्ता दिखाया। इस राजा का नाम एरेबा अदाद था। ये वो राजा बना जिसकी औलादों ने नए असीरियन एम्पायर यानी नियो असीरियन एम्पायर की बुनियाद रखी। 1353 में आशूर उबल्लित ने मितानियों को हरा दिया और इसके बाद आने वाले राजाओं ने असीरियन एम्पायर की बुनियाद रखी। 1307 में अदद न्यारी ने असीरियन एम्पायर को बड़ा किया, जिसके बाद ये एम्पायर पूरे नॉर्थ और साउथ में फैल गया। असीरिया एक बार फिर राज में आ गया था। बेबीलोन, जो कल तक हम्मुराबी के राज में पूरे रीजन का सबसे बड़ा शहर था, वो अब अलग अलग रूलर के कब्जे में जी रहा था। कभी नॉर्थ के हिटिटीज तो कभी असीरियन एम्पायर। हम्मुराबी का ये एम्पायर अब ऐसे लोगों के कब्जे में आ गया था जो ना तो इसे बढ़ाना चाहते थे और ना ही इसे अपने हाथ से गंवाना चाहते थे। लेकिन जहां असीरियन एम्पायर एक बार फिर उभर गया था, वहीं बेबीलोन भी अब अपने सुनहरे दौर की तरफ बढ़ रहा था। 605 BC में नेबूचदनेस्सर II बेबीलोन का नया राजा बना। नेबूचदनेस्सर II एक ऐसा राजा था जो ज्यूज से नफरत किया करता था। और अगर बात करें ज्यूज की, तो ज्यूज इन तवील सालों में कैनन यानी इजराइल में बसे एक बड़ी सुपर पावर बन गए थे। वो अपने मुकद्दस शहर जेरूसलम में रहा करते थे। 597 BC में नेबूचदनेस्सर II ने जेरूसलम पर हमला कर दिया और ये एक ऐसी जंग थी जिसने ज्यूज को तबाह बर्बाद कर दिया था। 575 BC में नेबूचदनेस्सर II ने स्टार गेट और वॉल्स ऑफ बेबीलोन जैसी इमारतें बनवाईं और इस दौर को बेबीलोन का सुनहरा दौर कहा जाने लगा। बहुत सालों तक मेसोपोटामिया जंगों के बीच रहा था। कभी असीरियंस तो कभी हिटिटीज, कोई ना कोई उस जमीन को बर्बाद करने पे तुला हुआ था जो कभी एक सिविलाइजेशन की शुरुआत हुआ करती थी। ये सीरीज सुमेरियन सिविलाइजेशन से शुरू हुई और असीरिया और बेबीलोन जैसे बड़े एम्पायर पर ख़त्म। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस देखनी हैं तो हमारे चैनल माजी पास्ट कल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो मिलते हैं अगली धमाकेदार सीरीज़ में।